Hello everyone, welcome to Biopool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ये हमारी पार्ट सेकेंड वीडियो है। तो आज हम पढ़ेंगे आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। प्रीवियसली हमने स्ट्रक्चर देखा आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का, फंक्शन देखे उनके कुछ कंपोनेंट्स के। तो आज हम देखेंगे कि ब्रीदिंग में जो दो स्टेजेस इन्वॉल्व हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, उनमें कौन कौन सी मसल्स आपकी इन्वॉल्व होती हैं, कैसे पॉसिबल होता है कि जो एक्सटर्नली एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है हम उसे इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो इंस्पिरेशन सिंपली आपका वो प्रोसेस है जिसमें हम एटमॉस्फेरिक एयर को इनहेल करेंगे एंड एक्सपिरेशन आपका वो प्रोसेस है जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। तो जो मूवमेंट ऑफ एयर है इनटू एंड आउट ऑफ लंग इज कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट विद इन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। तो जैसा हम डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में पढ़ते थे कि हमेशा जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, आपके सॉल्यूट्स है, उनका मूवमेंट हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो यहाँ पे भी कुछ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का ही हमारे पास फंडा है कि क्या होगा, कैसे आपका जो लंग्स है वो आपके पल्मोनरी वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे, पल्मोनरी वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे सो दैट इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन प्रोसेस हो पाए। तो फर्स्ट इज इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन में आप एयर को इनहेल करेंगे, मींस एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्रेशर इनसाइड द लंग। तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर हमेशा कम होता है इंस्पिरेशन में और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है। तो आपका ये प्रेशर नेगेटिव होने की वजह से ही जो एक्सटर्नल एयर है उसे हम इनहेल कर पाते हैं। तो आप एक बार खुद इमेजिन करो या फिर आप देखो कि जब आप सांस लेते हो तो आपका जो चेस्ट पोर्शन है वो लिफ्ट अप हो जाता है। ठीक है, वो लिफ्ट अप हो रहा है, इसका मतलब जो आपका डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो थोरैसिक चैम्बर में जो स्पेस है उसे इंक्रीज कर रहा है, मींस पल्मोनरी वॉल्यूम को, एरिया जो स्पेस है उसे बढ़ा रहा है क्योंकि अब हमें एयर को इनहेल करना है। बट जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो कम है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप देखो वॉल्यूम हमारे पास ज्यादा है, प्रेशर हमारे पास कम है, इसीलिए आपकी जो एयर है वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से आपके लंग्स के अंदर आएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मसल है आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जो कि कॉन्ट्रैक्ट होती है एंड लिफ्ट अप करती है रिब्स को एंड स्टर्नम को, जिससे आपका पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे इंस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें आप ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे बाय decreasing the intrapulmonary pressure, increasing the pulmonary volume, contraction of external intercostal muscle which lifts up the rib and sternum। तो ये तीन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है इंस्पिरेशन होने के लिए। इसके बिल्कुल ऑपोजिट आपका आता है एक्सपिरेशन। तो एक्सपिरेशन में जो आपका इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो हायर होना चाहिए देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर पाएंगे। अब यहाँ पे सब कुछ ऑपोजिट होगा, आपका डायफ्राम रिलैक्स होगा, आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगे। आपको सभी चीजों को रिलैक्स करना है ताकि जो पल्मोनरी वॉल्यूम है अब वो डिक्रीज होगी तो आपके लंग्स पे प्रेशर बनेगा ताकि वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर सके। तो इस तरह से आप यहाँ देखो एक्सपिरेशन में क्या हुआ, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर हायर है, यहाँ पे आपका डायफ्राम और जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगी और रिटर्न and they will return to their actual position या normal position by reducing the thoracic volume। ये अब thoracic volume को decrease करेंगे। तो increase in intrapulmonary pressure slightly above the atmospheric pressure will cause expiration। तो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, आपकी बुक में दिया हुआ है इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन का डायग्राम। इंस्पिरेशन में आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपका पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, इंट्रापल्मोनरी जो प्रेशर है वो डिक्रीज हुआ, इट इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसीलिए आपकी एयर एंटर कर पाई। रिब्स एंड स्टर्नम दे राइज, लिफ्ट अप हो गए बिकॉज ऑफ
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्शन से। इसके बिल्कुल ऑपोजिट चीजें हुई आपकी एक्सपिरेशन में। हमें जो पल्मोनरी वॉल्यूम है उसको कम करना है, थोरैसिक चैम्बर में जो जगह है उसे कम करनी है, ताकि आपके लंग्स में जो प्रेशर है वो बढ़ जाए और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे हम रिलीज कर दें। सो दिस इज द प्रोसेस और मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। नेक्स्ट है कि आपकी जो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कैपेसिटी है इसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। मीन्स हम एक्सरसाइज करके, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके हम अपनी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की जो प्रोसेस है, कैपेसिटी है, उसे बढ़ा सकते हैं। नॉर्मली जो एक हेल्दी ह्यूमन है वो ब्रीथ करता है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, तो हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल कर रहे हैं एंड कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सेल कर रहे हैं, ये भी कंट्रोल हम कर सकते हैं। इसे हम इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो आपका एक इंस्ट्रूमेंट है स्पीरोमीटर, जो मेजर करता है कि ब्रीदिंग जो पैटर्न है, ब्रीदिंग मूवमेंट कितना है, कितने वॉल्यूम ऑफ एयर हम इनहेल एंड एक्सेल कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आपकी कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो हम पढ़ेंगे कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, टोटल लंग कैपेसिटी क्या है। तो पहले डेफिनेशंस देखते हैं, फिर हम आपके ये जो ग्राफ्स है इन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी में आपका फर्स्ट टर्म है टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो हम इंस्पायर करते हैं एंड एक्सपायर करते हैं ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, कि मैं कितनी एयर इनहेल कर रही हूँ और कितनी एयर एक्सेल कर रही हूँ। तो अप्रोक्सीमेटली वो 500 ml है। तो हम एक मिनट में 12 से 16 बार सांस ले रहे हैं। तो 12 to 15 टाइम्स हम इन टोटल 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट रिलीज करेंगे या इंस्पायर करेंगे। नेक्स्ट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। IRV आपका है कि जब आप बहुत ही फोर्सफुल इंस्पिरेशन करें, आप बहुत गहरी सांस ले, जोर की सांस ले। नॉर्मल तो आप इतना सांस ले सकते हैं 500 ml, बट अगर आप फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हैं तो आप 2500 to 3000 ml एयर इंस्पायर कर सकते हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट इज ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कि आप कितना एडिशनल एयर को एक्सपायर कर सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो आप देखो 1000 ml to 1100 ml आप एयर एक्सेल कर सकते हैं इन अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन। नेक्स्ट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम है कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में बचा इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन। आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप कितना भी फोर्सफुली एक्सपायर करें और आपके लंग्स में जो एयर है वो खत्म हो जाए। ऐसा नहीं है। तो हमेशा हमारे लंग्स में कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा प्रेजेंट रहती है। तो ये जो आपका रेजिडुअल वॉल्यूम है ये हेल्प भी करता है कई क्लिनिकल डायग्नोसिस करने के लिए, बताने के लिए कि जो पर्सन है उसकी डेथ किस तरह से हुई, कैसे पता चला, क्या रेजिडुअल वॉल्यूम, अगर रेजिडुअल वॉल्यूम लंग्स में है तो ये पता चलेगा कि वो पर्सन ने सांस लेने की कोशिश की है, तभी तो उसके लंग्स में एयर प्रेजेंट है। तो इससे ये भी पता लगाते हैं कि जो बेबी है जो बॉर्न हुआ, क्या वो उसकी जो बॉर्न होने के बाद उसकी डेथ हुई या इंटरनली वॉर्म में ही उसकी डेथ हो गई थी। क्योंकि अगर वो बेबी ने सांस लिया है, ठीक है, अपने लंग्स को यूज किया है सांस लेने के लिए, तो उसके लंग्स में रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर जरूर प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। मीन्स नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद, एयर को रिलीज करने के बाद आप कितना एयर को इंस्पायर कर सकते हो, ले सकते हो, कितनी एयर को। तो IC आपका टोटल होता है टाइडल वॉल्यूम एंड IRV का। इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो गए एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, मींस कितना एयर आप एक्सपायर कर सकते हो, रिलीज कर सकते हो आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। तो यहाँ पे टोटल हो गया TV प्लस ERV। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मींस कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में बचा है आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। फिर है वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी में आपका ERV, IRV एंड टाइडल वॉल्यूम तीनों का टोटल इज वाइटल कैपेसिटी।
नेक्स्ट इज टोटल लंग कैपेसिटी। तो अभी तक हमने जितने भी टर्मिनोलॉजीज देखे, रेजिडुअल वॉल्यूम, ईआरवी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड आईआरवी या वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम, तो इन सब का टोटल इज टोटल लंग कैपेसिटी। तो आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो, रेजिडुअल वॉल्यूम, इतना अमाउंट ऑफ एयर हमेशा आपके लंग्स में रहेगा ही। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस ईआरवी। फिर आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आईसी, वो किससे मिलकर बनी है, आईआरवी एंड टाइडल वॉल्यूम। तो आप इस ग्राफ से भी देख सकते हो कि आपका जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है वो किस तरह से यहाँ शो की गई है। इस ग्राफ में भी आपको सारी रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, लंग वॉल्यूम लिखा गया है और यहाँ पे भी मेंशन किया गया है जिनके बारे में हमने देखा। तो आपको यही डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, आईआरवी, ईआरवी में क्या डिफरेंस है, टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है, वाइटल कैपेसिटी क्या है। तो इस तरह से आपको यहाँ से डेफिनेशन आती है। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.